नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा और कल से सनातन एकता हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका आह्वान बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है। क्या कुछ होने वाला है इस पदयात्रा में, कितनी खास है, क्या इसका उद्देश्य है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। साक्षात हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहन, और आपके सभी भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक वैचारिक यात्रा है, वैचारिक क्रांति की यात्रा है। इस देश में पहली बार ऐसा, हम अपने जीवन की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा कि 3 राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें हम सामाजिक समरसता, छुआछूत भेदभाव मुक्त समाज हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो और हिंदू एकता हो, इस प्रमुख कार्य के लिए हम गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। 150 किलोमीटर, 3 राज्य, लगभग 6 जिले, लगभग अगल बगल की मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की आबादी संख्या के बीच से ये पदयात्रा का गुंजायमान होगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी का मिलन, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से होगा, यमुना का मिलन यमुना से होगा। माया और शक्ति से निकली ये क्रांति माधव और भक्ति की नगरी में विराम हो। तो ये तो आपने पूरा बताया कि किस किस तरीके से यात्रा होने जा रही है। आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा 80 करोड़ लोगों की चिंता है। किस बात की चिंता है, क्या लगता है? 80 करोड़ लोगों की चिंता सिर्फ ये है कि इनकी संस्कृति विलुप्त ना हो जाए, इनकी संतति भी विलुप्त ना हो जाए। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, अपनी संस्कृति के पक्ष में। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हिंदू हिंदू करते हैं। तो 80 करोड़ जो हिंदू इस देश में रहते हैं, उनकी संस्कृति और संतति नष्ट ना हो, वो बने रहें, रील के जमाने में वो अपनी रियलता ना खो देवे, इसके लिए हम जागृति, जन जागृति की वैचारिक यात्रा निकालें। रील्स की बात आपने कह दी, रील्स का ज़माना है। रील्स जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो जेनजी है। कैसे इन युवाओं को आप समझाएंगे, क्योंकि आप लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और यही माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे, जिस तरीके के आपके भक्त हमने देखे हैं। कैसे युवाओं नहीं, पर हाँ, कुछ लोग जो सनातन को मानते हैं वो लोग आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, जिनका भाव विचार जगेगा वो आएंगे। और अभी तो ये केवल आगाज है, ऐसी यात्राएं तो अभी हमें जीवन भर निकालनी है। ये तो सिर्फ 2.0 है, अभी भारत 3.0 भी देखेगा यदि जिंदा रहे तो। हम सबसे सिर्फ यही आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में चित्र के जमाने में चरित्र को मत खोना। आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वास्तविक बनने की कोशिश करो। आप आस्तिक ना बनो तो ठीक है, आप नास्तिक ना बनो तो ठीक है, पर आप वास्तविक यदि ना बन पाए तो बहुत बुरा होगा। तो हम चाहते हैं हम समाज को आस्तिक या नास्तिक नहीं, वास्तविक बनाएं। हिंदू राष्ट्र बनाने की आप बार बार कहते हो, इसका संकल्प भी आपने लिया है। आपको लगता है ये सपना आपका पूरा हो जाएगा? जब पाकिस्तान बनाने वालों का सपना जिन्ना का हो सकता है, तो हमारा तो बहुत सादगी वाला और बहुत स्वीकृति वाला और वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारा सपना है। ये तो पूरा होना ही चाहिए। आज नहीं होगा, कल होगा, पर होगा। आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार है, वो आपका साथ देगी इसमें, और आपका सपना पूरा जल्दी? हम कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के विचारों पर चाहते हैं। तो ये सरकार के ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, ये हिंदुओं के पक्ष में है। आपने एक बात कही थी कि जो जातिवाद की जो राजनीति है उससे अलग होना है। किस तरीके से इसको अलग कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति को जाति से अलग करना बड़ा अटपटा सा लगता है, ये बोलना ही कैसे? नहीं, ये काम ही बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि इस देश में कास्टवाद है, हम राष्ट्रवाद चाहते हैं। बहुत कठिन है, बहुत लंबी बात है। हम इसमें जातियां मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार मिटाने की बात कर रहे हैं। तो जातीय अहंकार मिटाने की जरूरत है। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी लहर है? भगवान जाने, जिसको ज्यादा नहीं, आप पर्ची निकालते हैं तो ये पर हम कभी पार्टियों पर, नेताओं पर, कभी तो इसमें कोई भविष्यवाणी आपकी, क्योंकि सबकी निगाहें आप पर टिकी रहती है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, तो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहेंगे इस बार। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर का जमाना है, वो समय हमने देखा कि भारत की जो ताकत थी वो पूरी दुनिया ने देखी है। क्या लगता है आने वाले समय में भारत विश्वगुरु, इस पर तो आप भविष्य बता सकते हैं? विश्वगुरु ही था, बस कुछ दिनों से अभी विघटित हुआ, समाज के कारण, कुछ विचारों के कारण, कुछ एनर्जी के कारण। अब भारत पुनः विश्वगुरु के रास्ते पर निकल पड़ा है, और हम सब हमारा उद्देश्य है कि भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनेगा। उसके लिए गुरुकुलम बहुत आवश्यक है। शिक्षा मुक्त हो, स्वास्थ्य मुक्त हो, लोग विचारवान हो, लोग सोच पाएं। जैन जी, आने वाली जो जनरेशन अल्फा बीटा है, उनके पास संस्कृति रहे, उनके पास विचारधारा रहे, उनके पास एम रहे, उनके पास लक्ष्य रहे, तो निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु होगा।
अच्छा, आपने अभी जेनजी, अल्फा, बीटा, बहुत अपडेटेड आप भी रहते हैं। इतना समय कब मिलता है आपको? क्योंकि मैं तो लगातार इतनी देर से देख रही थी कि लगातार लोगों का जमावड़ा, अपने लिए समय मिल पाता है? नहीं, खुद के लिए नहीं है, पर लोगों का समय हम खुद का मान लेते हैं। जो अपनी पीड़ा लेकर आता है, हमें लगता है वो हमारा है और हमारी ही उसकी पीड़ा है। तो आप बस इतना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और आपका जो ये संकल्प है, हम हिंदू एकता भी चाहते हैं। हिंदू एकता भी चाहते हैं। हम शिक्षा सबल संपन्न भारत भी चाहते हैं। भारत को विश्व गुरु भी होना देखना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है आतंकवाद के खिलाफ। आपको लगता है भारत अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं? पूर्व के समय में लगातार धमाके सुनाई देते थे, अब पाकिस्तान में सुनाई देने लगे हैं भारत की तरफ से धमाके, तो इससे लगता है कि बहुत अच्छा है, सुरक्षा और सेना हमारा अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा हटकर, क्योंकि इस बीच काफी पहले आपकी न्यूज़ों में दिखाया जाता था कि अनजान वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकता है, संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकता है। आजकल अब ये सुनाई देना कम हो गया। इससे सिद्ध होता है कि सेना बढ़िया काम कर रही। खैर, ये जो तमाम बातें, चाहे मैं पदयात्रा की करूं, चाहे मैं आपकी पर्ची की बात करूं, ये तमाम बातें तो हमेशा होती हैं, लेकिन कुछ बातें, क्योंकि आपकी बहुत माताएं हैं, बहनें हैं जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, एक सवाल सब पूछती हैं, एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि आप शादी कब कर रहे हैं, वो शहनाई कब गूंज रही है, क्योंकि वो शहनाई सब जगह गूंजेगी और हर कोई उसका इंतजार कर रहा है। अब शादी वाला विषय बहुत पुराना हो गया है, तो कोई नया नहीं है। अभी तो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाना है। इस बीच तो जया किशोरी से के बारे में बड़ी चर्चाएं हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो पदयात्रा है उसमें वो भी शामिल होंगे। अभी आप सीएम धामी से भी मिले थे कल, वहां पे भी हमने तस्वीर देखी। तो उसके बाद, क्योंकि खुद आप कह रहे हैं कि रील्स का जमाना है और कितनी जल्दी ट्रेंडिंग होती है सारी चीजें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, ये सब लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसी बात अफवाह उड़ा दी। तो आप घर वाले लड़की तो ढूंढ रहे होंगे? घर वालों से पूछना। तो वो मौका मिलेगा कि मैं घर वालों से पूछ पाऊं कि आप माता जी बहुत सरल है, आप मिली नहीं, हमारी माता जी बहुत सरल नहीं, मैंने उनको देखा है और वाकई में वो बहुत बहुत सरल हैं। लेकिन ये ना बहुत लोगों का सवाल है, क्योंकि ना लोग इस देश में बहुत मुद्दे हैं, हमारी शादी पर थोड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा पसंद आएगी ये बात, क्योंकि पता नहीं लोगों को क्यों हम हंसते खेलते अच्छे नहीं लग रहे। अरे, लोगों को तो जो भी कुंवारा लड़की या लड़की हो, लड़का या लड़की, उसकी शादी की चिंता रहती है। तो फिर आप आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो आपकी शादी की चिंता कैसे नहीं होगी। खैर, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत की जो स्थिति है वो कितनी और बेहतर होनी चाहिए, और कितनी हुई है अब तक? बहुत अपडेट हुआ, भारत में बहुत व्यवस्थाएं बढ़ी, भारत ने बहुत विकास भी किया, रेल में भी, खेल में भी, मेल जोल में भी, अंतर्राष्ट्रीय नीति में भी बहुत। भारत, कुछ लोग ऐसे थे कि इस देश में चांद पे तिरंगा में चांद देखना चाहते थे, पर भारत ने अभी चंद्रमा पर भी तिरंगा लहराया। यह अभूतपूर्व है और भारत नित्य कार्य कर रहा। बस इस ऊर्जा, जो डिवाइड ऊर्जा है, उस डिवाइड ऊर्जा को कास्टवाद से राष्ट्रवाद में यदि लगा दी जाएगी तो और भारत बहुत जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणियों में अव्वल हो जाएगा और भारत विश्व गुरु हो जाएगा। एक और सवाल, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम यही सुनते आए हैं, बागेश्वर धाम जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, वहां पर करोड़ों का चढ़ावा भी आता है। किस तरीके से? करोड़ों का चढ़ावा नहीं आता, पर चढ़ावा आता है, जितना आता है कन्या विवाह में लग जाता है। हाँ, यही मेरा सवाल था कि वो कैसे लोगों के हित के लिए उसका। हम चाहते हैं इस देश की दान पेटियों से गरीबों की बेटियों का घर बसे, और भगवान की कृपा से 5 साल से हनुमान जी वो करवा रहे हैं। हिंदुओं के द्वारा दी जाती है हमें चढ़ोतरी, और हिंदू की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का हम विवाह करवाते हैं। एक और सवाल, जो ये आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसका कोई रोड मैप, कोई खाका आप लोगों ने तैयार किया होगा? यही खाका है जो पदयात्रा है, उस खाका का पहला का है। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन मैं हिंदू करता हूं। लेकिन इस बात से बहुत लोगों को बड़ी परेशानी है, और कई बार आपको पता है कि आप कई आरोप से पूरे मामले में परेशानी चांद से भी है, तो अब हम उनकी सोच थोड़ी बदल सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत चांद से भी है, तो वो दिक्कत बनी रहनी चाहिए। उनको यदि परेशानी नहीं होगी तो मेंटल हॉस्पिटल भी नहीं चलेंगे। इस पदयात्रा का भी बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन आपने फिर भी बड़ी दृढ़ता से कहा। नहीं, विरोध तो ऐसा कि हर अच्छे काम का राम का विरोध हुआ, हम तो आम हैं। तो मतलब ये पदयात्रा जो है ये जारी रहेगी? नहीं, जारी नहीं, अभी आगे फिर करेंगे, आगे फिर होगी। हाँ। यानी कि अभी तो ये 10 दिन की जो शुरुआत होने जा रही है, ये तो झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। आपने झांकी की बात कर ली, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, उसके बाद मथुरा काशी का सबको इंतजार है। क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ सोचा है उसके लिए? देश कानून और संविधान से चलता है, तो अदालत जैसे ही जिस दिन ये फैसला देगी कि ये कृष्ण जन्मभूमि का ही, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ही आधिपत्य था ही,
बस अब एक खाली एक ऑर्डर बाकी रह गया। तो उस दिन अभी हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब आजकल यही कह रहे हैं कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। तो मतलब उस तरफ भी मुझे लगता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, कोर्ट की तरफ से। बस कोर्ट का इंतजार है। कोर्ट का ही इंतजार, क्योंकि देश कानून से चलता, हमसे चलता होता तो हम कल ही काम लगवा क्योंकि विपक्ष ने कई बार इस बात को कहा है कि भाई चाहे राम मंदिर की मैं बात कहूं, उसको लेकर भी कई बार कहा। विपक्ष का कहना था कि देखिए, हम किसी पक्ष के नहीं है तो हमारा कोई विपक्ष नहीं है। हम तो सबके हैं। साधु तो सबका होता है, जैसे सूर्य सबका है, ऐसे गुरु सबके होते हैं, तो हम तो सबके हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं वो उनका विषय है, पॉलिटिक्स का अपना निजी विषय है। हम राजनीति पर कभी कोई टिप्पणी राजनीति पर आप कोई टिप्पणी नहीं करने चाहेंगे। किस तरीके से भारत, और क्योंकि आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है अब वो कहाँ पहुंच चुकी है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और क्या कुछ होना चाहिए, कोई टिप तो आप जरूर देना। शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए। जैसे मस्जिदों से मदरसे जुड़े हुए हैं, वैसे ही मंदिरों से देवालय मंदिरों से गुरुकुलम जुड़ने चाहिए। ये व्यवस्था यदि भारत में आती है तो बहुत अच्छी होगी, संस्कृति के हिसाब से भी और संतति के हिसाब से भी। शिक्षा नीति में भी और स्वास्थ्य नीति में यही होना चाहिए कि मुफ्त स्वास्थ्य हो, एक से लेकर के लास्ट तक का। ये नीतियाँ यदि भारत में आएंगी तो निश्चित रूप से भारत अव्वल होगा। और अंत में हम यही कहेंगे कि जहाँ जो भी जिस पद पर बैठे पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से भारत अव्वल। यानी कि शिक्षा नीति में बहुत अभी सुधार, बहुत शिक्षा वो शेरनी है, जिसने भी उसका दूध पिया वो दहाड़ेगा जरूर। कोई ऐसा संदेश जो आप भारत एक्सप्रेस के जरिए पूरे देश के लोगों को देना चाहेंगे? अनेकता में नहीं, एकता में रहें, दंगा नहीं गंगा को अपनाएं, और गजवाए हिंद का सपोर्ट नहीं, भगवाए हिंद के लिए जिए। यही संदेश हम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, और उनकी पदयात्रा की शुरुआत जो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा है, दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की, और इसके लिए उन्होंने सभी से आह्वान भी किया है। नमस्कार।